नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। इसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पिछले दिनों सरकार से अपना पल्ला छुड़ाने की और उनको यह समझाने की कोशिश की कि वो इससे बच के ना निकले, नियमानुसार कार्रवाई करें। अब इस मामले में गणेश जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने पूर्व में 2016 में अपने ऊपर शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और इसका मुझे फायदा हुआ। एक बार फिर से मेरे ऊपर कई आरोप लग रहे हैं जिसका आने वाले दिनों में मुझे फायदा होगा। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर इसके खिलाफ और इसके पक्ष में चीजों को टटोलने की कोशिश कर रही है और यह समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस मौके को पकड़कर रखना चाहिए, क्योंकि यह मौका भी खास है। कैबिनेट मंत्री हैं और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, धामी सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप उनके खिलाफ केस करें और केस चलाएं ताकि कोई कल्प्रिट बचने ना पाए। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अब मुखर हो गए हैं, बोले हैं जब जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तब तब उन्हें इसका फायदा होता है। अब इस चीज से ये बातें क्लियर नहीं है कि आरोप के पीछे कितनी सच्चाई है। क्या सिर्फ आरोप लग जाते हैं, पब्लिसिटी होती है तो फायदा हो जाता है? खैर, यह तो जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि इधर उधर ना झांक कर सरकार इस पर फैसला ले और उचित कार्रवाई करे। वहीं उत्तरकाशी के रवाई घाटी की गोडर पट्टी के कंडारी गांव में राजा रघुनाथ जागड़ा मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। गोडर पट्टी के 27 गांव के आराध्य राजा रघुनाथ के थान कंडारी गांव में आयोजित जागड़ा मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मेले में क्षेत्रवासियों की भगवान रघुनाथ के प्रति अगाध आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति असीम अनुराग की एक अद्भुत छटा देखने को मिली है। जागड़ा मेले में भाग लेने आए वन, तकनीकी, शिक्षा, भाषा व निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल ने श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर जनजीवन की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित तमाम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उनियाल ने कहा कि रवाई क्षेत्र के लोगों ने अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखा है। वन संपदा से परिपूर्ण इस इलाके का प्राकृतिक परिवेश भी काफी समृद्ध है, जिसे बचाए रखने के लिए सभी लोगों को निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस जागड़ा मेले को संरक्षित किया जाना जरूरी है, इसके लिए कारगर प्रयास भी किए जाएंगे। वन मंत्री ने कंडारी गांव में क्षतिग्रस्त वन विश्राम गृह का पुनर्निर्माण करने की घोषणा करते हुए कहा कि कंडारी से सासबाग तक सड़क के नवनिर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के साथ ही इस क्षेत्र में ट्रैकिंग गतिविधियों को भी विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत हो सके। उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास का पूरा ध्यान रखेगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में करीब 5000 अचल संपत्तियां हैं, लेकिन जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था उस दौरान कितनी संपत्ति उत्तराखंड के हिस्से में आई थी उसका रिकॉर्ड गायब है। उन्होंने कहा, हम अपनी चिन्हित संपत्तियों पर से अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रहे हैं। कई जगह पर कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए दान में दी गई जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रिजॉर्ट बना लिया है। रुड़की स्थित पिरान कलियर की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ बोर्ड का काम है कि जो लोग दान करते हैं उसका इस्तेमाल गरीबों और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए किया जाए, लेकिन ऐसा होता आज दिखाई नहीं दे रहा है।
सहयोगी सतीश कोठारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सतीश, शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, यदि उन्होंने इस बात को कहा है कि जो अचल संपत्तियां हैं उनके हिसाब किताब का ठीक से पता नहीं है जब से उत्तराखंड बना है, और कुछ लोग इस पर कब्जा कर रिजॉर्ट बनाकर चल रहे हैं, गरीबों और मजलूमों की इसमें अनदेखी की जा रही है, इस पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है आपके पास? जमीन हो चाहे मदरसे हो, ये हमेशा विवादित में रहे हैं। हमेशा इन पे ये रहा कि जिस तरीके से कि आज तक पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है और कौन कौन सी जगह है, तो ये हमेशा विवादों में रहे। तो और जब से शादाब शम्स वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, वो लगातार इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि कौन सी जमीन कहाँ पे है और कितनी है, क्यों खास करके उनके निशाने पे कांग्रेस सरकार है कि लगातार कांग्रेस सरकार ने जो है इस वक्फ बोर्ड की जमीन का या मदरसों के जमीन का दुरुपयोग करा है। किसी ने रिसोर्ट बनाए हैं, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने कुछ करा है। तो इस तरीके से लगातार जो है वो अधिकतर करके जो है कांग्रेस पे निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अभी जो है लगातार इसमें जांच चल रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन कहां पर है और कितनी जमीन है और कितनी किसके पास है, उसको लेकर लगातार इस समय जो है शादाब शम्स लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में बैठक थी ये जमीनों के मसले को लेकर कि वक्फ बोर्ड की जमीन को मसले को लेकर कि कहाँ पे कितनी जमीन किसकी है और कितनी जमीन किसके नाम चढ़ी है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो सरकारी संपत्ति है, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड के उनके हिसाब से ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो उन लोगों के है, उन मजलूम लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जिन लोगों के पास अपने छत नहीं है रहने के लिए। इस तरीके से जो लोग हैं उनको वक्फ बोर्ड की जमीन दी जाए, ना कि बल्कि कुछ लोग चंद लोगों ने जो है कहीं रिसोर्ट बना दिए, कहीं होटल बना दिए, कहीं बेच दी। तो इस तरीके से जो है लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है सतीश कोठारी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। वहीं केदार घाटी के त्रियुगी नारायण स्थान में एक गांव में स्थानीय लोगों द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान या फिर फेरी वाला गांव में व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही गांव में लगे पोस्टर की यह जानकारी बाहर आई, उसके बाद उत्तराखंड में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कई लोग इसे सही बता रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उनके पास भी इस बात की जानकारी आई है। अभी हम इस बात पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी गलत पोस्टर या कुछ इस तरह का प्रकरण पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी योगेश, जो इस तरह के पोस्टर की बात सामने आ रही है जिसमें गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमान, फेरी वाले अन्य लोगों का जिक्र किया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है और इस मसले पर राजनीति जो करवटें बदल रही है? हालांकि लोगों का कहना है कि ये उनकी मजबूरी है, उन्हें बहुत मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है क्योंकि चोरी की घटनाएं बहुत बड़ी है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण के क्या मायने हैं और ताजा घटनाक्रम पर थोड़ा प्रकाश डालिए योगेश। बिल्कुल, जैसे ही मामला सामने आया है, अगर बात करें तो ये शनिवार को ये मामला सामने आया था और इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हुआ कि बिल्कुल ये सत्य है कि जो त्रियुगी नारायण है उसके पास एक गांव है। गांव में जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने ही एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर उन्होंने इसी वजह से लगाया है, उनका कहना है कि गांव में चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं। जब हम उत्तराखंड के पहाड़ी गांव की बात करें तो लगभग हर घर में काफी दूरी रहती है। जो है इनको जो है अर्धगुच्छित जो है विलेज भी कहा जाता है और यहाँ पे काफी दूरी रहती है। इस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति आए तो उसके लिए चोरी जैसी घटनाएं करना बहुत आसान होता है। ये एक वजह है और इसी वजह को उन्होंने कहा है कि हमने सीधे तौर पर लगाया है कि जो कोई भी व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति होगा अगर उसके पास पहचान पत्र नहीं हुआ तो उसे अंदर आने नहीं देंगे। पहचान पत्र होना उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भी ये शिकायत पहुंची थी कि कई लोग ऐसे हैं जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाती है। और मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर पर जो पुलिस है उसको भी कह दिया है कि आप इस बात की जांच कीजिए कि कितनी सत्यता है इसमें, कि हमारे पास शिकायत आ रही है। उसके बाद इस तरह की जो घटना सामने आई है कि उन्होंने पोस्टर लगा दिया, उन्होंने कह दिया बिना पहचान पत्र के बिल्कुल मत आना हमारे गाँव में, वरना
दंडात्मक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें सामने आई। पुलिस भी कह रही है कि हम पता करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों ऐसा पोस्टर लगाए गए हैं, और उसके बाद जो है हम आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। ओके योगेश, डेमोग्राफी के ऊपर भी उत्तराखंड की बहुत बात हो रही है और हाल में जो वेरिफिकेशन प्रोग्राम की भी चर्चा हो रही है, जिसमें ये असेस करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, क्या वाकई में कुछ परिवर्तन जनसांख्यिकी के लिहाज से हुआ है। क्या ये उस ओर भी इशारा करता है? क्या वाकई में ये चिंता का विषय है? बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक सर्वे हुआ था, सर्वे में पता चला कि ऐसे कई विधानसभाएं हैं जहां पर एक हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। आमतौर पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं था, और जब से ये बात सामने आई है बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज बिल्कुल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में हो रहा है। इसी वजह से जो है बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस पर जो है बयान दे रहे हैं। वो पुलिस को कह रहे हैं कि आप पता कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि उत्तराखंड में भी रोहिंग्या जो है उनके होने की कई बार बात कही गई है कि उत्तराखंड में भी रोहिंग्या आ चुके हैं। तो इससे काफी परेशान है उत्तराखंड के लोग, और इसी वजह से जो है ये कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी तरफ से ऐसी चीजें करने लगे। ओके, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि अब लोगों को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है, लेकिन इसमें पुलिस और प्रशासन की भी फेलियर की बात सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने समय रहते इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं देहरादून में नवनियुक्त जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी भी पेंशन ब्लॉकवार आवेदन की जा रही है उसकी उन्होंने जानकारी ली है। समाज कल्याण विभाग द्वारा समस्त योजनाओं के आवेदनों की उन्होंने जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्वीकृत पेंशन आवेदन की भी जानकारी ली। किसी भी योजना के आवेदन लंबित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए भी उन्होंने सख्त हिदायत दिए हैं। हालांकि इस विभाग का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जो भी त्रुटि है उसे जल्द दूर करने की बात कही। इसके साथ ही कोई भी आवेदन पेंडिंग ना रहे, खासकर पेंशन से रिलेटेड और अन्य आवेदनों को भी त्वरित गति से कार्रवाई करके सुचारू रूप से उसे सुलझाएं, ये कोशिश करने की उन्होंने हिदायत दी है। सहयोगी सतीश कोठारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी सतीश, नए जिलाधिकारी के रूप में पोस्टिंग ली है, देहरादून की यह बात हम कर रहे हैं, ऐसे में औचक निरीक्षण क्या मायने लगता है? क्या ये इसे एक रूटीन टास्क समझा जाए? क्योंकि कोई भी जब जिलाधिकारी नई पोस्टिंग लेता है तो इस तरह की बात करता है, लेकिन यदि यह जो कार्य उठाया गया है वाकई में अगर जो आवेदन है उनके पेंडिंग होने के ऊपर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, तो इसका असर उस विभाग में कितना जाएगा और अन्य विभाग इससे क्या कुछ सीखेंगे? इस पूरे मामले में अपडेट दीजिए। देखिए, मैं बात करूं, नवनियुक्त डीएम है। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन चार्ज लिया था, ठीक उसी के दूसरे दिन जो है कोरोनेशन हॉस्पिटल गए थे। एक आम पब्लिक की तरह गए थे कि जिस तरीके से कि पता न लगे किसी को कि ये डीएम है। वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। जो कर्मचारी नहीं आ रखा था उससे जवाब मांगा, जो लोग लाइन वहां पे साफ सफाई नहीं थी उस पर जवाब मांगा, कोई वहां पे व्यवस्थाएं जो सही नहीं थी वहां पे जवाब मांगा। उसी तरीके से आज समाज कल्याण गए। समाज कल्याण में भी जो कुछ कमियां देखी गई, ये प्रॉपर तरीके से जो उनकी पेंशन धारक हैं या जिस तरीके से जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जिस तरीके से वहां पे कौन सी कमियां हैं क्या है, तो उसको लेकर तुरंत करके वहां पहुंचे और कार्रवाई करने की बात करी कि अगर कोई ढंग से काम नहीं करता है और आइंदा अगर कोई इस तरीके की कुछ भी गड़बड़ी पकड़ाई जाती है तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि नवनियुक्त डीएम है और अभी शुरुआत में अगर वो अपना ठीक ठाक करके बच्चे से बना के रखेंगे, अधिकारियों को सभी जगहों पे अपने तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तो आगे के लिए जो है जो कर्मचारी हैं, जो समाज कल्याण की बात करूं, अभी नगर निगम भी उनके पाले में है, नगर निगम की बात करूं, इन जगहों में अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर अभी से इस तरीके से वो करते हैं तो आने वाले समय में जो है अच्छे तरीके से काम होगा। जिस तरीके से जो ढीला रवैया रहता है कर्मचारियों का, वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे कर्मचारी। बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह गए या परसों गए उस तरीके से देखा यह जा रहा है कि आने वाले समय में देखा ये जाएगा कि हो सकता है कि कुछ सुधार आने की उम्मीद हो। बिल्कुल सतीश, और जिस तरह से यह ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह यदि इस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश करे तो आम जनमानस में भी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति एक कॉन्फिडेंस तो जरूर बनेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।
स्वागत है। बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां डॉल्फिन मजदूरों का पार्ले जी चौक सिडकुल पंत नगर में जो प्रदर्शन चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वो उन्होंने जारी रखा और इसके साथ ही कार्य बहिष्कार का यह 12वां दिन था और जोश खरोश के साथ वो इसे जारी रख रहे हैं। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉल्फिन मजदूर संगठन के अध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि 4 दिनों से कंपनी में ड्यूटी छोड़कर सामूहिक कार्य बहिष्कार में शामिल हैं लोग। आने वाले 1-2 दिनों के भीतर भारी संख्या में पुराने और काबिल सुपरवाइजर कारीगर कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। उनसे फाइनल बातचीत हो चुकी है। इसके साथ ही हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाले धरना स्थल पर सीएनजी और टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास और मजदूर केंद्र के कैलाश भट्ट के साथ तमाम अन्य लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सब लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है और पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि अगर यह ऐसे ही चलते रहा तो जिलाधिकारी कार्यालय पर भी वह अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठेंगे। इनकी मांग सिंपल सी है, इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। इनका जो कहते हैं श्रम कानून के तहत जो इनको अधिकार मिलना चाहिए, मजदूरों को अधिकार दिया जाए। दुनिया का एकमात्र कंपनी डॉल्फिन कंपनी है, प्रिंस धवन की ऐसी कंपनी है। आप सोचिए जहाँ पर परमानेंट से ठेकेदारी में डाला जा रहा है। दुनिया में सारे कंपनी ठेकेदारी से परमानेंट में डाला जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि पहले इनके जितने भी ठेकेदार के बंदे हैं उनको परमानेंट किया जाए, जो पहले ही परमानेंट थे, और ये शोषण बंद किया जाए। मगर यहाँ का जिला प्रशासन, शासन, यहाँ का डीएसपी, एसपी प्रिंस धवन का सीधा कहना है, इनके वर्करों से बातचीत करने पे पता लगा कि सीधे कहना है कि सबको हमने खरीद रखा, जिसको यहाँ देना था हमने मोटे पैसे दे रखा। आप चाहे चिल्लाते रहो, चीखते रहो, सारा प्रशासन शासन हमारा है और बाकी कोई सुनवाई होगी नहीं। मगर मजदूर भी अड़े हुए हैं। मजदूर ने कहा है जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम ऐसे ही धरना देते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी सीधी सी मांग है, अगर मांग पूरी कर दी जाए हम अंदर कंपनी के अंदर चले जाएंगे, और मांग पूरी नहीं की गई तो इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ का 756वां सालाना उर्स मेहंदी डोरी के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन कलियर में आज भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, ईओ नगर पंचायत भगवंत सिंह बिष्ट ने दरगाह प्रबंधन के साथ कलियर मेले की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत को जिम्मेदारी दी है। इसके लिए नगर पंचायत कलियर और दरगाह के सफाई कर्मचारी आज से सफाई अभियान में जुट जाएंगे। वहीं बात करें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की, तो उन्होंने पार्किंग के पास खुले में शौचालय देखकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने शौचालय ठेकेदार को चेतावनी दी है कि मेले में खुले में शौचालय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि दरगाह में उर्स की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मेले क्षेत्र में साफ सफाई और पेयजल से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। दुकानदारों को भी दुकानों के सामने साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि मेले क्षेत्र में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से डेमोग्राफिक चेंज देखने के लिए मिल रहा है। समय समय पर इसकी शिकायत भी शासन और प्रशासन स्तर पर आम लोगों द्वारा की जाती रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज और धर्म परिवर्तन के साथ साथ लव जिहाद की घटनाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने अब इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब हम तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जनपद पौड़ी में अब बेटियों ने हाथ के साथ कदम बढ़ाने में अपना कमाल शुरू कर दिया है। जनपद के कोट ब्लॉक की बालिकाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र और प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए लगातार तैयार हो रही हैं और इसको लेकर खुले मन से काम भी कर रही हैं। खेल विभाग भी इसके ऊपर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। खेल विभाग द्वारा नियुक्त किए गए राकेश मोहन ने ये बात कही। राकेश मोहन ने क्षेत्र के 30 बालकों के साथ ही 25 बालिकाओं को भी फुटबॉल की बारीकियां सिखाने की काम शुरू की है। आपको बताते चले कि राकेश मोहन अपने समय के बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं और उनका जुनून है कि आज के युवाओं के साथ बालिकाओं को भी फुटबॉल में निखारने की कोशिश की जाए। राकेश मोहन अब तक 6 बालिकाओं के साथ 4 बालक को स्टेट लेवल तक पहुंचा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि पहाड़ की परिस्थितियों खेलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। उन्होंने कहा इसी के मद्देनजर उनके द्वारा लगातार युवाओं और उसके साथ बालिकाओं के साथ ही ट्रेनिंग देकर उन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में निपुण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खेल विभाग द्वारा उन्हें जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे पहाड़ के गरीब बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम कर पा रहे हैं। स्टेट लेवल में चयनित बालिका कोमल ने बताया कि पहले वह अपने खेतों में लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी, मगर जब उनके कोच राकेश मोहन ने यह देखा तो उन्होंने बालिकाओं को भी फुटबॉल में निपुण बनाने का मन बना लिया। उनका यह प्रयास यही रंग लाया कि क्षेत्र की 6 बालिकाओं का चयन स्टेट लेवल में हो पाया है। इसके साथ ही वह अन्य बालिकाओं को भी इस खेल में निपुण बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। सितारगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से गले में वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी गला रेतने के बाद बगल की गली से भाग खड़ा हुआ, लेकिन लोगों ने किसी तरह उसे दबोच लिया। नगर के किछा रोड स्थित मुख्य बाजार में पाल इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक 55 वर्षीय देवेंद्र पाल सिंह रोज की तरह अपनी दुकान में काम कर रहे थे। तभी अचानक उनके बड़ा भाई, जिसका नाम मेहर सिंह बताया जा रहा है, वो आया और देवेंद्र सिंह से बातचीत में कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। लोगों ने 108 एम्बुलेंस में फोन तो किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल और अन्य लोगों ने अपने साहस का परिचय देते हुए भाग रहे आरोपियों को पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।